हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो प्रोफेसर या प्राध्यापक की परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 से देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बातें बता देते हैं कि बहुत से लोगों की क्वेरी ये रहती है कि मतलब क्या ये प्रैक्टिस सेट है और क्या ये समाजशास्त्र के जो टॉपिक हैं तो क्या वो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं। तो मतलब समाजशास्त्र के जो भी एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आरपीएससी पीजीटी हो या यूपी पीजीटी हो, मतलब सोशियोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो सोशियोलॉजी से संबंधित सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और नहीं तो किसी एग्ज़ाम का सिलेबस देखें कि मतलब सिलेबस में क्या क्या है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लगभग सारे ही टॉपिक से, सोशियोलॉजी के जितने भी वो टॉपिक रहते हैं तो सारे से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है सिलेबस, तो उसको हम यहाँ बता देते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने की संभावना है। तो जैसे इसमें रहता है कि 2 प्रश्न पत्र, मतलब 3 प्रश्न पत्र होते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड जो होते हैं वो सोशियोलॉजी के होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं सोशियोलॉजी से संबंधित, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं सोशियोलॉजी से संबंधित। और जो तीसरा प्रश्न पत्र है तो वो 50 नंबर का होता है, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित आते हैं उसमें। और जो है 24 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो जो है ये पहला प्रश्न पत्र है, उसमें देखिए सिलेबस क्या है कि मौलिक अवधारणाएं दिया है। मौलिक अवधारणाएं में मतलब समाज, संस्था, समुदाय, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। शहरी समाज हुआ, ग्रामीण समाज हुआ, समिति हुआ, संस्था हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी मौलिक अवधारणाएं में। और पश्चिमी सामाजिक विचारक दिया है, तो पश्चिमी सामाजिक विचारक में जितने ही वेस्टर्न थिंकर हैं, जैसे काम्टे से लेकर पैरेटो तक, तो उसमें बेबर भी आ गए, कार्ल मार्क्स आ गए और पार्सन्स आ गए, मतलब जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं सभी लोगों को हमें पढ़ना है। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था है इसमें, भारतीय सामाजिक व्यवस्था यानी कि इंडियन सोशल सिस्टम, तो इसको भी हमें पढ़ना है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस है कि सामाजिक अनुसंधान से क्वेश्चन बनने हैं। उसके बाद जो है भारतीय सामाजिक विचारक, तो इंडियन सोशल थिंकर जो हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, अरविंदो हुए, भगवान दास हुए, और सारे लोग हैं जो इंडियन थिंकर्स हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आने हैं इस एग्ज़ाम में। और जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत सारे वो सभी आते हैं, जैसे प्रकारवाद हुआ और संघर्षवाद हुआ, मार्क्सवाद हुआ, तो ये सब समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। आधुनिकता हुआ, उत्तर आधुनिकता हुआ, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए अपने मन में कि मतलब ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो सोशियोलॉजी से रिलेटिव जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया? लुकिंग ग्लास सेल्फ को कॉन्सेप्ट किसका है? कूले, डेविस, मीड, दुर्खीम। तो हमारा आंसर है कूले। किसका है? चार्ल्स कूले का है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का थ्योरी जो है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है, ये कूले ने दिया है। तो इससे संबंधित थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण एक समूह या समाज है। क्या है? सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण जो है, यानी कि दर्पण यानी कि जो इन्होंने दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो उसके अंतर्गत जो है आत्मदर्शन का जो दर्पण है वह समूह या समाज है, कि मतलब समाज या समूह में हम अपने आप को देखते हैं कि हमारी छवि क्या है। तो जिसके अंतर्गत व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि दूसरे लोग उसे किस रूप में देखते हैं, कि उसको किस रूप में देख रहे हैं दूसरे लोग। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में दिया है कूले ने? तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया है। किस में दिया है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया है।
और ये जो कूले हैं इन्होंने अपने आत्मन यानी कि सेल्फ के विकास का विचार जो है वो कहाँ से लिए हैं? कूले जो हैं अपने आत्मन या सेल्फ के विकास का विचार कहाँ से लिया है? तो इन्होंने विलियम जेम्स के सामाजिक आत्मन से लिया है। यानी कि जो कूले का सेल्फ के विकास का विचार जो है, सेल्फ के विकास का विचार जो है ये विलियम जेम्स के सामाजिक आत्मन यानी कि सोशल सेल्फ से लिए हैं। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति होता है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने को दर्पण में देखता है, मतलब अपने को शीशे में देखता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज रूपी दर्पण में स्वयं को देखने का प्रयास करता है। और यह देखने की प्रक्रिया 3 तरह की होती है। कूले बताते हैं कि समाज में जो है व्यक्ति अपने आप को देखने का प्रयास करता है और उसकी प्रक्रिया 3 तरह की होती है। तो पहली इन्होंने बताया कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला इन्होंने बताया कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में अपने बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये बताया इन्होंने। और तीसरा इन्होंने बताया कि मैं अपने बारे में कैसा विचार रखता हूँ, अच्छा या बुरा। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि परिवार व परिवार के बाहर किस रूप में देखा जाता है। मतलब हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसको परिवार वाले कैसे देख रहे हैं और परिवार के बाहर वाले किस रूप में देख रहे हैं। तो उसी आधार पर वह अपने बारे में एक राय बनाता है। तो यही जो सिद्धांत है यही कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की या अवलोकन की? तो क्या है? सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में जो होता है कि एक जैविक प्राणी रहता है मनुष्य, सामाजिकरण के द्वारा ही वह सामाजिक प्राणी बनता है। जब व्यक्ति मतलब पैदा होता है तो एक जैविक प्राणी रहता है, लेकिन जो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसी के द्वारा वह सामाजिक व्यक्ति बनता है। और यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा उन मूल्यों, व्यवहार के मानकों, दृष्टिकोण और कौशल को प्राप्त करता है कि जिस संस्कृति में वह रहता है। जिस संस्कृति में बच्चा रहता है उसी संस्कृति के मूल्यों को, व्यवहार को, मानकों को वह ग्रहण करता है और उसी के अनुरूप इन सब को सीखता है। तो जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिकरण की बात की थी। क्वेश्चन बने ही कि सामाजिकरण की सर्वप्रथम किसने बात की थी? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल। तो कौन सा नहीं है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुलिस। परिवार सामाजिकरण की एजेंसी है, साथी समूह एजेंसी है, स्कूल है, बाकी पुलिस नहीं है। इसके द्वारा सामाजिकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55, आत्म के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा उपयोग की गई है? यानी कि सेल्फ के विकास में आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो एस फ्रायड, सी एच कूले, एच एम जॉनसन या जी एच मीड। तो किसका है? हमारा आंसर है जी एच मीड, यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। तो जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड को हम देख लेते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मीड के अनुसार जो है, मीड के अनुसार बच्चे दूसरे व्यक्ति के साथ संवादात्मक संपर्क करते हैं। जो बच्चे होते हैं वह दूसरे व्यक्ति के साथ संवहनात्मक संपर्क यानी कि कम्युनिकेटिव कांटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेटिव कांटेक्ट करते हैं बच्चे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ। तभी उनका जो है क्या होता है कि सेल्फ का विकास होता है। जब एक बच्चा दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेटिव कांटेक्ट करता है तब उसके सेल्फ का विकास होता है। तो इनका कहना है, यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कहना है कि स्व माने सेल्फ के 2 प्रकार होते हैं। मीड कहते हैं कि सेल्फ के 2 प्रकार होते हैं, एक जैविक स्व और दूसरा सामाजिक स्व। तो जो ये इनका जैविक स्व है और सामाजिक स्व है, तो इसी को इन्होंने
आई कहा, जैविक स्व को क्या कहा, आई कहा यानी कि मैं कहा, और जो सामाजिक स्व है उसी को इन्होंने मी कहा यानी कि मुझे कहा। जैविक स्व को आई कहा, आई यानी मैं कहा, और सामाजिक स्व को क्या कहा, मी कहा यानी कि मुझे कहा। तो जब ये आई जो है यानी कि जैविक स्व है, आई यानी कि मैं है, जो उसका रूपांतरण मी यानी कि मुझे में होता है, तो यही सामाजिकरण है। जब व्यक्ति जैविक स्व से यानी कि आई यानी कि मैं, और मैं का रूपांतरण जब मी में होता है यानी कि मुझे में होता है, यानी कि सामाजिक स्व में होता है, तो यही जो है सामाजिकरण है। और मी जो होता है, मी यानी कि मुझे में ही रूपांतरण के लिए जो लोग सहयोग करते हैं, जब ये हमारा मी है, जब हमारा आई जो है मी में जब परिवर्तित होता है, तो जब ये मी में परिवर्तित होता है यानी कि मुझे में परिवर्तित होता है, तो जो लोग सहयोग करते हैं, जब मेरा मुझे में परिवर्तन में जो लोग सहयोग करते हैं, तो जिनके साथ व्यक्ति अंतः क्रिया करता है उसे मीड 2 भागों में बांटते हैं। उसे कितने भागों में बांटते हैं, मी को 2 भागों में बांटते हैं। तो एक इन्होंने बताया विशिष्टीकृत अन्य, और दूसरा इन्होंने बताया कि सामान्यीकृत अन्य। यानी कि पहला विशिष्टीकृत अन्य यानी कि सिग्निफिकेंट अदर्स, और दूसरा बताया जनरलाइज्ड अदर्स। तो ये 2 भाग इन्होंने मी के बताए हैं यानी कि मुझे के बताए हैं। तो जो ये विशिष्टीकृत अन्य है यानी कि सिग्निफिकेंट अदर्स है, तो ये वो लोग आते हैं, सिग्निफिकेंट अदर्स में वो लोग आते हैं जो कि व्यक्ति के समूह के ही सदस्य होते हैं। क्वेश्चन बने कि पूछे कि सिग्निफिकेंट अदर्स के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, तो जो व्यक्ति के समूह के ही सदस्य होते हैं, तो जैसे परिवार हुए, पड़ोस हुए, मित्र मंडली, ये सब हुए, तो ये विशिष्टीकृत अन्य के अंतर्गत आएंगे। और जो ये सामान्यीकृत अन्य है यानी कि जनरलाइज्ड अदर्स है, तो वह लोग आते हैं जो व्यक्ति के समूह के नहीं होते हैं, व्यक्ति के समूह के नहीं होते हैं, यानी कि सामान्यीकृत जो होते हैं वो व्यक्ति के समूह के नहीं होते हैं, फिर भी इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है, तो उसी को इन्होंने जनरलाइज्ड अदर कहा है मीड ने। क्वेश्चन नंबर 56, एक लुहार का बेटा जो है व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, तो यह किसका उदाहरण है? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरापीढ़ी गतिशीलता या लंबवत गतिशीलता? तो हमारा आंसर है कि अंतःपीढ़ी गतिशीलता, यानी कि इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। क्या है? इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। तो जो एक लुहार का बेटा होता है वह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, तो यह जो है अंतःपीढ़ी गतिशीलता हुआ। अंतःपीढ़ी गतिशीलता हुआ, यानी कि इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, यानी कि पीढ़ी में अंतर हो रहा है। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी यानी कि पीढ़ी में अंतर हो रहा है। जब पीढ़ी में अंतर होता है तो उसको इंटरजनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको देखना पड़ेगा कि इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, इंटर मतलब जब पीढ़ियों में अंतर होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट ने 1959 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो उसमें इन्होंने औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यावसायिक गतिशीलता के 2 रूप बताए थे। तो उसमें इन्होंने एक बताया था कि अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता यानी कि इंटरजनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और इंट्रापीढ़ीगत गतिशीलता यानी कि इंट्राजनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो जो ये अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता है यानी कि ये इंटरजनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, तो इसमें क्या होता है कि जब पीढ़ियों के मध्य व्यवसाय में अंतर होता है, कि जैसे पिता लुहार हैं और बेटा इंजीनियर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे कि पीढ़ियों में अंतर है, कि मतलब पिताजी कुछ और थे और बेटा जो है शिक्षा प्राप्त करके उच्च अधिकारी बन गया, तो ये पीढ़ियों में अंतर है, तो इसको क्या कहेंगे?
इंटरजनरेशनल मोबिलिटी कहेंगे। और जब एक ही पीढ़ी में होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं, कि एक ही व्यक्ति होता है तो जो एक ही व्यक्ति होता है वो कई पद धारण करता है, कि जैसे एक व्यक्ति है तो वह कभी नेता बन गया, कभी गायक बन गया, IAS अधिकारी बन गया या व्यवसायी बन गया, कि मतलब एक पद को त्याग कर दूसरा पद जब एक ही व्यक्ति धारण करता है तो हम उसको इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं, कि मतलब एक ही पीढ़ी के अंतर्गत उसकी गतिशीलता हो रही है। और जब पीढ़ियों में अंतर होता है, यानी पिताजी कुछ और हैं, बेटा कुछ और हैं, तो उसको हम इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म, वर्ग, लिंग, जाति। तो हमारा आंसर है धर्म। इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि कैसे धर्म जो है सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है। तो हम आज इसको देख लेते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के दो आधार होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण जो होता है यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है उसके दो आधार होते हैं। तो पहला जो होता है वो प्राण शास्त्रीय आधार होता है और दूसरा जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। तो जो पहला प्राण शास्त्रीय आधार है, तो प्राण शास्त्रीय आधार के अंतर्गत क्या आता है कि लिंग भेद आता है, आयु भेद आता है, प्रजाति भेद आता है, जाति भेद आता है, जन्म आता है, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता आती है। तो ये प्राण शास्त्रीय आधार है। सामाजिक स्तरीकरण के ये क्या हैं? प्राण शास्त्रीय आधार, या इसे जैविक आधार भी कह सकते हैं या इसको प्रदत्त आधार भी कह सकते हैं। और जो दूसरा इन्होंने बताया, जो दूसरा आधार बताया गया है वह सामाजिक या सांस्कृतिक आधार है। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक आधार है उसके अंतर्गत संपत्ति हुआ, व्यवसाय हुआ, धर्म हुआ, राजनीतिक हुआ और राजनीतिक शक्ति हुआ। संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, राजनीतिक शक्ति, तो ये जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। तो जो ये हमारा धर्म है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में धर्म जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं। और जो बाकी हैं वर्ग हुआ, जाति हुआ, लिंग हुआ, ये क्या हैं? ये प्राण शास्त्रीय आधार हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा धर्म सही होगा। बाकी है तो धर्म भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार। और बहुत लोग कहते हैं कि मतलब ये लिंग को मानते हैं आंसर कि लिंग सही होना चाहिए, क्योंकि लिंग जो है स्तरीकरण नहीं है, विभेदीकरण है। लेकिन जो है जो आधार बताए गए हैं उस आधार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो ये तीनों एक हैं, ये प्राण शास्त्रीय आधार के अंतर्गत आते हैं। और जो धर्म है वो इनसे अलग है। धर्म जो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है ऐसे बनते हैं कि उनको हमें ऑप्शन के हिसाब से सही करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 में क्या है कि समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य जो है संस्तरण मूलक विभाजन जो है वो क्या कहलाता है? तो सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता या प्रसार। तो हमारा आंसर है सामाजिक स्तरीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो समाज है उसका उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य जो संतरण पाया जाता है, संतरण मूलक जो विभाजन पाया जाता है उसको हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा है, समाज का उच्च एवं वर्ग निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये आगबर्न निमकाफ की परिभाषा है। तो आगबर्न निमकाफ ने क्या परिभाषा दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत अस्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह स्तरीकरण कहलाता है। और इसी से मिलता जुलता एक परिभाषा उनकी है रेमंड मूरे की। तो वो क्या कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है।
तो जब उच्चतर और निम्नतर रहेगा तब रेमंड मूरे की परिभाषा हो जाएगी। बाकी उच्चता और निम्नता की बात रहेगी, केवल उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध, तो वो आगमन निम्नकाव की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फंक्शनल थ्योरी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फंक्शनल थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हमारा आंसर है डेविस और मूर। किसने दिया है? डेविस और मूर। सामाजिक स्त्रीकरण का जो है प्रकारात्मक सिद्धांत जो है ये डेविस और मूर के द्वारा दिया गया है। सामाजिक स्त्रीकरण क्यों और किन कारणों से निर्धारित होता है? तो इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उसे सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। जो विभिन्न विद्वानों ने क्यों होता है सामाजिक स्त्रीकरण, किन कारणों से होता है, तो जो अपने अपने मत दिए हैं विद्वानों ने, उसे ही सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। तो एक बार्टोमोर हैं, बार्टोमोर ने स्त्रीकरण के सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है। टीबी बार्टोमोर ने स्त्रीकरण के सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला बार्टोमोर ने बताया कि मार्क्सवादी सिद्धांत, दूसरा इन्होंने बताया प्रकारवादी सिद्धांत और तीसरा इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। तो जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत है तो ये तो मार्क्स के द्वारा दिया गया आर्थिक आधार बताया, और जो ये प्रकारवादी सिद्धांत है तो ये किंग्सले तथा विल्बर्ट मूर ने बताया, किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने बताया। तो यही ये क्वेश्चन है जो है प्रकारात्मक सिद्धांत जो है ये डेविस और मूर का है। तो ये वर्गीकरण किया था टीबी बार्टोमोर ने, 3 वर्गीकरण किए थे, एक मार्क्सवादी, एक प्रकारवादी और एक ऐतिहासिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तक होमो हायरार्किकस के लेखक कौन हैं? होमो हायरार्किकस के लेखक कौन हैं? तो जीएस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, लुई डूमा, आंद्रे वेत्ते। तो हमारा आंसर है लुई डूमा। लुई डूमा ने जो है ये इनकी पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई थी। होमो हायरार्किकस जो है 1970 में प्रकाशित हुई थी और ये उसमें क्या है बताते हैं कि जाति के 3 प्रमुख गुणों पर बल दिया। लुई डूमा ने जाति के 3 प्रमुख गुणों पर बल दिया। तो पहला इन्होंने बताया कि सोपान क्रम, दूसरा बताया दूरी और तीसरा श्रम विभाजन। तो इसी तीनों आधार पर इन्होंने बल दिया है, जाति के 3 प्रमुख गुणों पर बल दिया है अपनी पुस्तक होमो हायरार्किकस में, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, मिलान करना है। सूची 1 का सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो हम देखते हैं चेतन और अचेतन नियंत्रण। तो चेतन और अचेतन नियंत्रण किसका है? कूले और बर्नार्ड का। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण ये किम्बाल यंग का। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण तो ये कार्ल मैनहीम का। और संगठित और असंगठित नियंत्रण ये जॉर्ज गुरविच का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 3rd। क्वेश्चन नंबर 62, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन या प्रतिस्पर्धा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, प्रतिस्पर्धा जो है वो संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में नहीं आता है, सोशल प्रोसेस में ये नहीं आता है। बाकी समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मर्डॉक ने कितने प्रकार के तृतीयक संबंधियों का विवेचन किया है? तृतीयक संबंधी कितने बताए हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1st, 151 बताए हैं। पहला इन्होंने कितना बताया है? प्रथम प्रकार के नातेदार इन्होंने 8 प्रकार के बताया, दूसरा इन्होंने बताया द्वितीयक नातेदार तो 33 बताए हैं और तीसरा इन्होंने बताया है 151। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन भारत में मातृवंशीय जनजाति है? मातृवंशीय कौन सी जनजाति है? तो हमारा आंसर है खासी जनजाति। गारो, खासी, जयंतिया ये सब मातृवंशीय जनजाति हैं।
क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है? तो श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, नातेदारी संबंध, व्यावसायिक खेती, लिखित धर्म। तो कौन सा जो है जनजातीय समाज पर यानी कि ट्राइबल सोसाइटी पर कौन फोकस करता है? तो श्रेणीबद्ध है, मतलब इनमें हायरार्किकल सोशल रिलेशन नहीं पाया जाता है। नातेदारी संबंध यानी कि किनशिप रिलेशन पाया जाता है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी व्यावसायिक खेती भी नहीं होता है, लिखित धर्म भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? भारत की कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुज्जर। गुज्जर को हम देख लेते हैं कि ये क्या है। गुज्जर जो है एक देहाती समुदाय जो है, जो जम्मू और कश्मीर के साथ जुड़े हैं। गुज्जर हैं एक देहाती समुदाय है जो जम्मू और कश्मीर के साथ जुड़े हैं। ये गुज्जर और बकरवाल मवेशी पालने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? गुज्जर जो होते हैं, गुज्जर और बकरवाल एक जनजाति होती है, तो वो मवेशी पालन यानी कि जानवरों यानी पशुपालन करते हैं। और ये जो है ट्रांसह्यूमस यानी कि ट्रांसह्यूमन्स मतलब मौसमी प्रवास का अभ्यास करने वाले लोग हैं। मतलब ये इधर उधर घुमंतू जनजाति हैं, ये एक जगह नहीं रहते हैं। ये लोग हैं झुंडों में रहते हैं और ये इधर उधर अपना भ्रमण करते रहते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये पशुपालन करते हैं ये लोग, गुज्जर लोग। तो ये जो है भारत की अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय जनजातियों पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसका है? भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो ये जो है जीएस घुरिये, हमारा आंसर है जीएस घुरिये ने कहा। इनका कहना था कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं और इन्हें जनजातियों के लिए इन्होंने क्या बताया कि आत्मसात्मीकरण की नीति बताइए। क्वेश्चन बनता है कि पॉलिसी या पेसिमुलेशन का सुझाव किसने दिया? तो ये जो है जीएस घुरिये ने दिया है, यानी कि आत्मसात्मीकरण की नीति को अपनाना चाहिए क्योंकि ये पिछड़े हिंदू हैं, तो इन्हों अपने जो है उसमें मिला लेना चाहिए हिंदू समाज में। क्वेश्चन नंबर 68, सबअल्टर्न संप्रत्यय किसने दिया? ये जो है इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है सबको कि मतलब आप लोग भी थोड़ा अपने स्तर से देख लीजिएगा कि जब आप इसको इंग्लिश में इसको सर्च करेंगे कि हु कॉइन्ड द टर्म सबअल्टर्न, तो मतलब ये जब आएगा तो ये आंसर आता है एंटोनियो ग्राम्सी आंसर आता है कि मतलब जो सबअल्टर्न का शब्द है यानी कि टर्म किसने दिया है, किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने कॉइन किया था इस सबअल्टर्न शब्द को? तो जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी आता है। गूगल पे आप लोग भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। बाकी बहुत लोग डेविड हार्डीमैन से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन गूगल पे यही आंसर बताता है कि जब इसको इंग्लिश में हम सर्च करते हैं तो यही आंसर आता है। और बाकी जो देखा जाए तो सबअल्टर्न शब्द जो है ये क्या देता है कि ये जो इतालवी मार्क्सवादी हैं एंटोनियो ग्राम्सी जो हैं ये इतालवी मार्क्सवादी हैं और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी प्रिजन नोटबुक। इनकी एक पुस्तक है प्रिजन नोटबुक, तो उसी में इसकी व्याख्या इन्होंने की थी। और इसको हिंदी में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य कहते हैं, यानी कि दबे कुचले लोगों को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। जो मतलब निचले वो होते हैं निचले स्तर के लोग, तो उनको जो किस नज़रिए से देखा जा रहा है तो उसी को उपाश्रित परिप्रेक्ष्य या सबअल्टर्न अप्रोच कहते हैं। तो जो ये भारत में जो दिया था तो भारत में इसमें सबसे पहले रंजीत गुहा जी का नाम आता है। तो ये जो है एक भारतीय इतिहासकार थे। रंजीत गुहा जो है वो भारतीय इतिहासकार थे। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सबअल्टर्न का जो है कॉन्सेप्ट दिया था भारत में। और जो है उसके बाद और भी विद्वान इससे जुड़े हैं। तो जैसे BR अम्बेडकर का नाम आता है, डेविड हार्डीमैन का भी नाम आता है, तो ये लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि मतलब इसके टर्म के कॉइन करने की बात आती है, इसके टर्म की बात आती है, सबअल्टर्न टर्म की बात आती है, तो एंटोनियो ग्राम्सी रहता है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट पूछे कि मतलब किसने दिया है तो डेविड हार्डीमैन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले भारत में रंजीत गुहा ने दिया है।
तो ये थोड़ा सा अपने स्तर से भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा। तो हमारा कौन सा आंसर है? व्यावसायिक शिक्षा। ये जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, बाकी तीनों जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई? तो किसने दिखाई थी? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, माल्थस ने दिखाई। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जन्म दर संबंधित है, मृत्यु दर संबंधित है, प्रवास है, रोगग्रस्तता नहीं है। डेमोग्राफिक प्रोसेस से कौन सा संबंधित नहीं है? तो रोगग्रस्तता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने दिया? विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है? तो हमारा आंसर है जी टार्डे, यानी कि गैब्रियल टार्डे ने दिया है विचलन का अनुकरण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73, जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है? जन्मजात अपराधी यानी कि बोर्न क्रिमिनल की अवधारणा किसकी है? तो हमारा आंसर है सीजर लम्ब्रोसो ने दी है। किसने दी है? सीजर लम्ब्रोसो ने दी है। क्वेश्चन नंबर 74, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो बोस्टल स्कूल, बंद जेल, रिमांड होम या ओपन जेल। तो संपूर्णानंद आश्रम जो है वो ओपन जेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।